Assalamualaikum student, my name is Dr. Shireen Khanzada working as an assistant professor in Times Institute। आज जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है आपका सब्जेक्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती क्या है एंड व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस और आप लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, क्लियर। और हम किस तरह से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पढ़ने के बाद वी कैन वर्क एज ए गुड क्लिनिशियन और एकेडमिकली भी हम किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती क्या है? बेसिकली एविडेंस प्रैक्टिस क्या होती है, ये बेसिकली एक आइडिया होता है जिसके अंदर हम लोग क्या देख रहे होते हैं, साइंटिफिकली एविडेंस देख रहे होते हैं। वाइल एट फर्स्ट साइट दिस मे सीम टू बी ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, क्लियर स्टूडेंट। तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं साइंटिफिकली नोन एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि हम सबको एज ए गुड क्लिनिशियन अपने अपने क्लिनिकल सेटअप के अंदर जो है वो फॉलो करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताती चलूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि इर्द गिर्द आप लोगों के इतनी क्लिनिक्स ओपन है, इतने हॉस्पिटल्स ओपन है। चले जैसे कि हॉस्पिटल की बात करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे हॉस्पिटल्स जो है वो ओपन है, बट कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। हाँ, आई कैन यूज़ नेम, जैसे कि आगा खान हो गया, शौकत खानम हो गया, शिफा इंटरनेशनल हो गया। वाई दे आर डिफर फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात है, इतने सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, इतनी सारी क्लिनिक्स होती हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कंपैरेटिवली अदर डॉक्टर्स। तो व्हाट आर द रीज़न, आखिर ऐसा रीज़न क्या है? लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि अगर मैं आपके हॉस्पिटल के अंदर बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, बट चंद ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। वो इसीलिए कि दे आर डूइंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उनकी हर चीज़ क्या होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, हर चीज़ क्या होती है, बिल्कुल इस्टेब्लिश होती है। उनका डेटा पेशेंट का क्या होता है, उनके पास सेफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज उस हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, आज से आप 10-20 साल बाद भी जाते हैं, तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे MR नंबर वहाँ पर आपका रजिस्टर्ड होगा और डॉक्टर दे सकता है कि 10 सालों में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, आपको क्या क्या ड्रग्स दी गई। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस की एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब एक बंदा है, उसको क्या हो गया, फ़ीवर हो गया। फ़ीवर होने के बाद क्या होगा, अच्छा, जिसको पता है कि फ़ीवर का ट्रीटमेंट पैरासीटामोल है या आइबुप्रोफेन है, तो वो तो डॉक्टर क्या करेगा, फ़ौरन से दे देगा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड कि पैरेक्सिया या फ़ीवर के अंदर आपने क्या देनी होती है, आपने क्या देनी होती है, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन आपने अपने पेशेंट को देनी होती है। अब जिसको ये चीज़ नहीं पता वो क्या करेगा, फ़ीवर होगा तो वो पहले कुछ और दे रहा होगा, फिर कुछ और दे रहा होगा, फिर कुछ और दे रहा होगा। तो आप मुझे खुद ऑनेस्टली बताएं स्टूडेंट्स कि सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट किसे अच्छा मिलेगा? ऑब्वियसली उस डॉक्टर को मिलेगा जिसने क्या किया, टू दी पॉइंट कंडीशन देकर टू दी पॉइंट मेडिसिन दी, टारगेटेड मेडिसिन दी, रादर देन उस डॉक्टर को कि जिसने जो है वो इधर उधर की मेडिसिन दी और फिर उसके बाद आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएं पेशेंट्स रेट किसका बढ़ेगा? ऑब्वियसली उस क्लिनिक का। अब किसी के पेट में दर्द है या किसी को लूज़ मोशन हो जाते हैं या वॉमिट हो जाती है, तो वी एवरीवन नोज, तो उसका क्या होता है, हम फ्लैजल दे रहे होते हैं, मोटेलियम दे रहे होते हैं या ग्रेविनेट दे रहे होते हैं, आप सब डेली यूज़ कर रहे हो सकते हो। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर को नहीं पता, अब क्या हो रहा है, किसी पेशेंट आपके पास आता है आपके OPD के अंदर, वो कहता है कि मुझे जो है वो लूज़ मोशन है, मुझे डायरिया है, मुझे नौसिया हो रहा है, मुझे मतली आ रही है, डॉक्टर साहब डू समथिंग, और आप उठा के पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन दे देते हो, ठीक है। और वही डॉक्टर या कोई और डॉक्टर जो कि टारगेटेड मेडिसिन देता है, जैसे कि फ्लैजल दे रहा है नौजिया वगैरह के लिए, क्या दे रहा होता है, ग्रेविनेट वगैरह दे रहा होता है, मोटेलियम दे रहा होता है, तो वो पेशेंट तो ठीक हो जाएगा कंपैरेटिवली उसके जो गलत ट्रीटमेंट दे रहा है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन क्लिनिकल फील्ड यही चीज़ आपको बता रही होती है कि आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है वो एविडेंस की बेस पे करनी। अब आप मुझे बताएं, हम सबको ये बात पता है कि बुखार हो, सर में दर्द हो, तो हम सबको क्या लेना है, पैरासीटामोल प्लस कैफीन, या हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। वाई वी एवरीवन नोज़,
बिकॉज इट्स क्लिनिकली प्रूवन। एक पूरी टीम बैठी होगी जिन्होंने रिसर्च की होगी, हज़ारों लाखों लोगों को लिया होगा जिनको बुखार होगा, एक पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया होगा, जैसे कि पैरासीटामोल, दूसरे पेशेंट के ऊपर आयोब्रिफीन का ट्रायल किया होगा, तीसरे पेशेंट के ऊपर कोई और प्लेसिबो किया होगा, उससे अगले पेशेंट के ऊपर कोई और थेरेपी दी होगी, और इन चारों थेरेपीज़ को कंपेयर करके देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट किसके अंदर है। जब उन्होंने हज़ारों लाखों पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया होगा तो उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि पैरासीटामोल या आइब्रोफिन का रोल कंपैरेटिवली अदर थेरेपीज़ या मेडिसिन से ज़्यादा है। तो दे प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लाइट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड इट्स बीन डॉक्यूमेंटेड कि जब भी किसी के साथ ये कंडीशन हो तो आपने क्या करना है, यू शुड अप्रोच अ पैरासीटामोल और आइब्रोफिन टू योर पेशेंट। तो ये क्या हुआ, क्लिनिकली प्रूव हो गया। क्लिनिकली प्रूव होने के बाद ये आपकी क्या कहलाई, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहलाई और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपकी कहलाई। तो आपके क्लिनिकल सेटअप के अंदर काम हो। इसी तरह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें पता होता है कि हमारे पास ये पेशेंट आ रहा है तो उसका इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइंस हमारी बनी हुई है, हमने इन्हीं को फॉलो करना है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। आपको पेशेंट आया, जैसे ही इनरोल्ड हुआ, अगर एमरजेंसी के अंदर इनरोल्ड हुआ तो सारे के सारे एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। अगर क्लिनिक के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो अपने क्लिनिक के अंदर सारे के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, रादर देन दैट डॉक्टर कि अगर कोई इस तरह का कोई डॉक्टर हो जिसके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो हैप्पीजेंटली देख रहा है। हैप्पीजेंटली किस तरह से अपने पेशेंट को देख रहा है, वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा। एमरजेंसी का पेशेंट आया है तो बस फ़ौरन से दवाई दे दी, फ़ौरन से जाओ तुम डिस्चार्ज हो जाओ, ये सारी चीज़ें, ना कि उसने फोकस किया कि इस कंडीशन के अंदर, इस इंजरी के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है, इस कंडीशन के साथ आ रहा है तो कौन से प्रोटोकॉल है। जिस तरह से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती चलूँ कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें कुछ प्रोटोकॉल, प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना होता है। लाइक उसकी हेड को स्टेबलाइज करना होता है, उसका सीटी स्कैन कराना होता है, उसका चेस्ट एक्सरे कराना होता है, उसको जहाँ पे पेन है उन बोन्स का, मेजर बोन्स का अपने एक्सरे कराना होता है। तो दीज आर द प्रोटोकॉल विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सम अथॉरिटाइज्ड पार्टी, या एक इदारे ने जो है ये कर दिया। अब अगर कोई बंदा इसको फॉलो नहीं कर रहा और कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आया है और दूसरे डॉक्टर ने क्या किया, बस जहाँ देखा इंजरी है, जहाँ देखा चोट है, तो फ़ौरन से क्या करना शुरू कर दिया, बैंडेजेस शुरू कर दी। अब वो पेशेंट घर जाता है, उसको वर्टाइगो होता है और उसको डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट कोलैप्स होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो पता लगता है सेरेब्रोवैस्कुलर आर्टरी इंसफिशेंसी हुई, या कोई भी उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो हिट हुआ था, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग और पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो उस डॉक्टर ने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, उसे क्या पता, मतलब एविडेंस बेस्ड तो प्रैक्टिस ही नहीं करा बनस्बत उस डॉक्टर की या उस इदारे की इमरजेंसी के अंदर जहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। तो जहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम ना हो, हमारे पेशेंट को ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, और हर चीज़ को एवेल्यूएट और क्लियर आउट करने के बाद वो लोग फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह से क्या होता है, पेशेंट पे घर जाता है, घर जाने के बाद वो 3 से 5 दिन जो है उस प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट जो कि डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने बताया होता है उसको फॉलो करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे हॉस्पिटल्स की, ऐसे डॉक्टर्स की क्या बढ़ती है, वर्थ बढ़ती है। वाई, दिस इज़ कॉल्ड द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। वो लोग क्या कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब वही डॉक्टर दूसरा कि जिसके पास वो ट्रैफिक एक्सीडेंट आया, उसने ना सीटी करवाया, ना चेस्ट एक्सरे करवाया, ना मेजर बोन एक्सरेज उसने करवाया, जो कि कुछ एक्सरेज हमारे गाइडलाइन के मुताबिक लाजमी कराने होते हैं। तो फिर क्या होता है, इन दी एंड क्या हो रहा होता है, उसने बस बैंडेजेस वगैरह की, ब्लड साफ़ किया और भेज दिया। तो फिर क्या होगा, पेशेंट घर जाके कोलैप्स कर सकता है, हो सकता है उसको, उसके स्कल के अंदर कोई इंजरी हुई हो उसके, और दूसरा हो सकता है उसका कोई फ्रैक्चर हुआ हो, उसको नीमोथोरेक्स टाइप की कोई कंडीशन हो, चेस्ट इंजरी हुई हो, लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर ने इवैल्यूएट नहीं किया। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। और फिर क्या होता है, हॉस्पिटल्स की बदनामी होती है, डॉक्टर्स की बदनामी होती है कि इन्होंने क्या किया है, हमारा पेशेंट मार दिया है, या हम गए तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट दिया, बिल्कुल सब कुछ सही किया, बट कुछ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी वर्थ भी कम हो गई और हॉस्पिटल की भी वर्थ कम हो गई। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एविडेंस क्या, एम्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होते हैं। क्लियर। आप क्या इस चीज़ के अंदर फोकस करते हैं, आपका सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो यही होता है, ये जो पीपीटी जो मैंने जहाँ से ली हुई है
नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो वहाँ से उन्हीं की एक फर्म से जो है, जो एक उनका रजिस्टर्ड एक अथॉरिटाइज्ड एरिया है, जहाँ से जो है ये मैंने पीपीटी को जो है वो डाउनलोड किया है। तो मैं आपको जब ये हैंड आउट प्रोवाइड करूँगी तो उसमें उसका रेफरेंस भी मौजूद होगा। अच्छा, नर्सेस वगैरह को या पैरामेडिक्स को ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज वो लोग पहले, सबसे पहले क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट है, वो ट्रॉमा सेंटर में काम कर रहा है, कोई नर्सिंग प्रोफेशन की बंदी है कि वो काम कर रही है एज ए नर्स, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले ये लोग क्या होते हैं, एक्सपोज हो रहे होते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या होते हैं, इन कॉन्टैक्ट आ रहे होते हैं अपने पेशेंट के अंदर। तो इन लोगों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसका क्या एम होता है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड मोस्ट एफिशिएंट केयर। दूसरा ये होता है टू एडवांस क्वालिटी केयर, ताकि हम अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें, टू इंक्रीज सेटिस्फैक्शन अमंग पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते, टू फोकस प्रैक्टिस अवे फ्रॉम हैबिट्स एंड ट्रेडिशन टू एविडेंस एंड रिसर्च। हैबिट्स होती है ना अक्सर डॉक्टर्स की, कुछ आया और वो जल्दी जल्दी में ट्रीटमेंट दे दिया, ना कुछ सुना, ना कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए। हमने उस चीज़ को नहीं देखना होता है, हमने क्या करना होता है, एविडेंस एंड रिसर्च की बेस के ऊपर काम करना होता है। दूसरा क्या हो जाता है, अगर ये सारा हम करेंगे तो आपका पेशेंट भी बेहतर हो जाएगा। इट की प्रैक्टिस करंट एंड रेलेवेंट, क्या चल रहा है, क्या आ गया है, क्या प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है फीवर के साथ, और डायरेक्टली आपने क्या कर दिया है, उसको दवाइयाँ दे दी। आपने रूल आउट नहीं किया है कि इस पेशेंट को फ़ीवर किस वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, या पेशेंट को कोई डेंगू हुआ है, या मलेरिया हुआ है, या खुदा ना खास्ता ऐसी कोई डिज़ीज़ हुई है, तो और आपने डायरेक्टली क्या करा, पेशेंट को मेडिसिन दे दी। तो इससे क्या होगा, पेशेंट तो चले आपका ठीक हो जाएगा, बट हो सकता है कि वो मलेरिया का पेशेंट हो और आपने नॉर्मल मेडिसिन दे दी, आप मेडिसिन पे मेडिसिन दे रहे हो और आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, और उस पेशेंट को एंटी मलेरियल थेरेपी की नीड हो। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए गए कि आपने फर्दर टेस्ट किए, आपने उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली, फिर आपने देखा क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अच्छा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेप्स क्या होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। सबसे पहले आपने पेशेंट से पूछा, भाई आपको हुआ क्या है, आप इधर आए हो ओपीडी या हॉस्पिटल के अंदर, आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है। फिर आप एक्वायर के स्टेज पे जाते हो कि आप देखते हो कि ये जो कंडीशन है इसके अंदर सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। फिर आप उसको क्रिटिकली देख रहे होते हो कि ये अगर मैंने ट्रीटमेंट दिया और उसके साथ ये दिया तो कि वो पेशेंट जल्दी ठीक होगा या नहीं होगा, कि उसकी डोजेज क्या होनी चाहिए, वो बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं, या मैं इसको एकदम हाई ट्रीटमेंट दूँ या ना दूँ, इनिशियली लो पे रखूँ और फिर उसके बाद दूँ। देन फिर आप क्या करते हो, वही ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद जब आपका पेशेंट 1 से 4 हफ्ते बाद या 1 से 4 दिन बाद आपके पास आता है, तो फिर आप देख रहे होते हो कि जो मेडिसिन आपने दी है उससे किस हद तक फ़र्क पड़ा। दिस इज़ कॉल्ड एडेड। तो उसके 5 स्टेप कौन कौन से हो गए, आपने पूछा, आस्क, एक्वायर, अपेस, अप्लाई एंड ऑडिट। ये 5 स्टेप्स और इसकी डेफिनेशन और ये स्टेप्स ऑफ ईबीपी आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। दूसरी बात है, अब इसको फर्दर मैं थोड़ा सा और फर्दर एलाबोरेट करूँ कि सबसे पहले आपने फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चन कि पेशेंट को हुआ क्या है, ठीक है ना, वही वाली बात। फिर आपने रिव्यू करना है हर चीज़ को कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को सर्जिकल नीड है, आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो आपने फिर एवेलुएट करना है फर्दर कि मैं पहले इसको किसी थेरेपी पे रखूँ, किसी मेडिसिन पे रखूँ, या फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट पे रखूँ, या किसी और थेरेपी पे रखूँ तो इफ़ेक्ट आएगा, और फिर मैंने क्या करना है, सर्जरी की तरफ जाना है। तो आपने हर चीज़ को देखना होता है। क्रिटिकली आपने देखना होता है कि अगर मैं इसको सर्जरी से पहले जो है वो किसी मेडिसिन पे डालता हूँ तो कहीं इसका नुकसान तो नहीं, मेरा पेशेंट कोलैप्स तो नहीं हो सकता, कि डायरेक्टली जो है ना मैं पेशेंट की जो है वो सर्जरी करवा सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपने क्रिटिकली इस चीज़ को, इसका थोड़ा सा जायज़ा लेना पड़ता है। फिर अब आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, स्टेप 4 आ जाता है, इंटीग्रेशन, दी इंटीग्रेटिंग द एविडेंस विद वंस क्लिनिकल एक्सपर्टी, असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन। आपने पेशेंट की हेल्थ देखनी है, अब आपने डोजेज डिसाइड करनी है कि मैं इतनी डोज देनी है, ये देना है, किस तरीके से पेशेंट को लेके चलूँ कि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। और फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है जो भी आप उसको थेरेपी देना चाह रहे हो, मेडिसिन के फॉर्म में, फिजिकल थेरेपी फॉर्म में, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आइदर आप पहले मेडिकल थेरेपी दे रहे हो, फिर फिजिकल थेरेपी दे रहे हो, दोनों कलेक्टिवली दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपने
आपने देखना है आपका रिज़ल्ट क्या है, और फिर देन यू डिसाइड कि पेशेंट को सर्जरी की तरफ जाने की नीड है या नहीं, या वो सिर्फ मेडिसिन थेरेपी के ज़रिए ही ठीक हो गए। इवेल्युएट करना है द चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस इन प्रैक्टिस, डिटरमाइन द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो फिर आपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखना है कि अप्लाई करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर फ़ायदा होना शुरू हुआ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, एविडेंस प्रैक्टिस जो कि पेस्ट कर रही होती है, पिकॉट फॉर्मेट के ऊपर कर रही होती है। मैं भी आगे चल के आपको बता दूँगी कि पिकॉट फॉर्मेट क्या होता है। एवरी क्लिनिशियन एंड एवरी हॉस्पिटल किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, पिकॉट एक फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन। आपने किस तरह से क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो किस कैटेगरी का, एमरजेंसी का है या ये आउटडोर में आप इसको देख सकते हो, डायरेक्टली इसको कोई इंटरवेंशन चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, ये क्या करना होता है, किस नौइयत की डिज़ीज़ है, किस टाइप का डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आ रहा है।